Good morning, students. In this video lecture, we shall revise our syllabus from Civics textbook, chapter 2, 3, and 4. In our textbook, our chapter 2 is Role of the Government in Health. In our democracy, people expect government to work for their welfare. अब गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम कि गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा. In this chapter we shall examine the meanings and problems related to health. Students, please open your textbook while playing the video ताकि आपको जल्दी से टॉपिक्स क्लियर हो जाएं. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ होता क्या है? इट मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस. जब हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, तो वो क्या कंडीशन है? हेल्दी कंडीशन. और कई बार जब हमें कुछ इलनेस होती है तो वो एक अनहेल्दी या इलनेस की कंडीशन पर आ जाते हैं. जब हम बीमार होते हैं, कोई चोट लग जाती है. डिजीज़ के अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आर लाइकली टू बी हेल्दी. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. रहने की जगह अच्छी नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो हम क्या फील करेंगे? जैसे हम बीमार हैं. हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया. Compare and contrast the situation expressed in the first and second column. India has the largest number of medical colleges and approx 15,000 new doctors qualify every year. But the situation is mostly doctors settled in urban areas. In rural areas, they have no doctors. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अप्रोक्स 18,000 हॉस्पिटल्स हैं और फिर भी 5 लाख पीपल्स जो हैं हर साल मरते हैं टीबी की वजह से. और काफ़ी सारी और बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारी डिसीज़ भी होती हैं. इनकी जो नंबरिंग है वो कम नहीं हो रही. मेडिकल टूरिस्ट जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं. काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं. बट इंडिया के अंदर कम्युनिकेबल डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं. हम पीने के लिए अच्छा पानी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. एंड इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स. बट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर अंडरनरिश्ड. इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं. हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं. लेकिन फिर भी वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, अदर प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस, ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर. लेकिन फिर भी कई बार अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, खासकर पुअर पीपल्स का. गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं. तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो किसके अंडर आती हैं? हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. लेकिन सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती. वी मे सी एन एग्जाम्पल ऑफ हकीम शेख. हकीम शेख कौन था? एक कमेटी का मेंबर है ये, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का मेंबर है ये.
वेस्ट बंगाल के अंदर लेबर है जो, तो ये एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, इसका इंजरी हो जाता है और किसी भी हॉस्पिटल में इसे एडमिट नहीं किया जाता। अप्रोक्स 8 हॉस्पिटल्स के अंदर ये जाते हैं, 8 हॉस्पिटल्स में, और कहीं पर भी इनको एडमिशन नहीं होता। 14 आवर्स जो है वो इससे सफ़र करना पड़ता है अपनी दर्द के साथ, और फिर बाद में ये एक केस फाइल करते हैं और इन्हें कंपनसेशन भी मिलता है। इन दिस स्टोरी वी स्टडी अबाउट कॉस्ट ऑफ ए क्योर। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमने स्टडी किया था। अमन और रंजन 2 बच्चे थे, दोस्त थे, और दोनों को फीवर हो जाता है। एक जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर और एक जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पर्ची कटवाते हैं, जल्दी से नंबर आ जाता है और मेडिसिन मिल जाती हैं, बट वो क्या होती हैं, कॉस्टली। सारा खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इन्हें लाइन में लगना पड़ता है, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर मेडिसिन फ्री में मिलती हैं लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। देखिए यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं ये लोग, और फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी इन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी कीजिए फटाफट। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories: public health service and private health facilities. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन सी हैं, जो गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड कर रही है, विच इज़ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। ये कहाँ पर हैं, विलेज लेवल हेल्थ सेंटर्स, यूजली ये नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जहाँ पर जिन्हें क्या कहा जाता है, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जो सुपरवाइज करते हैं हेल्थ सेंटर्स को, छोटे सेंटर्स जो हैं पीएचसी जो हैं। और लार्ज सिटीज़ के अंदर क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पर अमन अपने माता पिता के साथ जाता है ट्रीटमेंट के लिए, और हकीम शेख की स्टोरी के अंदर भी हमने इसको ऑब्जर्व किया था। हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस। क्यों कहा जाता है इसे पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कॉमन है सभी के लिए ये। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जो प्राइवेट बाय ऑन्ड, जैसे कोई एक डॉक्टर है और उसने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया, अपना पर्सनल हॉस्पिटल चला रहा है वो। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। इन द रूरल एरियाज वी फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, RMP जिन्हें कहा जाता है। छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे होते हैं जो डॉक्टर्स, तो उन्हें क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अर्बन एरियाज़ के अंदर भी ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, और उसके अलावा जहाँ पर हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराने के लिए जाते हैं, या किसी लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट या कोई और टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, ये सारी क्या है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। क्या हेल्थ केयर सभी के लिए हो पाता है, या कुछ लोग इससे दूर रह जाते हैं। इवन जैसे पुअर पीपल्स हैं, उनके पास मेडिसिन्स खरीदने के लिए कई बार पैसे भी नहीं होते, क्योंकि मेडिसिन्स क्या है, एक्सपेंसिव। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस आर हाई, मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। और कई बार तो इन्हें पैसा जो है ब्याज पर लेना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है किसी से। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है, जन औषधि। जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां पर आपको सस्ते रेट्स पर मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते बीमारी की वजह से या गरीबी की वजह से, और ऐसी फैमिलीज़ के अंदर क्या है, खाने की चीज़ें भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इनको नेसेसरी कंडीशंस भी इन लोगों के पास नहीं है। केरला का एक एक्सपीरियंस हमारी बुक के अंदर शो किया गया। केरला में क्या है, 1996 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, नए अमेंडमेंट्स हुए। पंचायत्स को क्या है, एक प्रोविज़न दे दिया गया बजट का, कि पंचायत अपनी मर्ज़ी से जितना पैसा चाहे वो एजुकेशन के ऊपर, मेडिसिन्स के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटीज़, वाटर, फूड,
इन सब चीज़ों पर वो खर्च कर सकती है जितना उनको ज़रूरी लगता है। वी मे सी एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। एक ऐसा देश है यहाँ पर जहाँ पर आर्मी नहीं है और ये लोग अपनी आर्मी की पर स्पेंड करने की बजाय सारा पैसा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं, जिस वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और लोग हेल्दी कंडीशन में हैं। अवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इन अवर 6th क्लास वी स्टडीड अबाउट लोकल गवर्नमेंट, इन 7th क्लास वी आर स्टडिंग स्टेट गवर्नमेंट, और 8th क्लास के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। अब एमएलएस जो हैं वो बनते कैसे हैं, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे पीपल्स, हम लोग जो हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसे असेंबली में भेजते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टोरी रीड आउट की थी, एक एग्जाम्पल किया था, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके एरिया के अंदर जो कंडीशंस हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यहाँ पर दो बच्चे कुछ टॉपिक्स रीड कर रहे थे कि पातालपुरम एक एरिया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहा, पीने का पानी अच्छा नहीं आ रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर डायरिया फैल रहा है, यहाँ पर लोगों की संख्या जो है हॉस्पिटल्स में बढ़ती चली जा रही है। दोनों बच्चियाँ आपस में बातें कर रही हैं, टीवी पर एक इंटरव्यू सुनती हैं किसी का, बातें करती हुई मार्केट्स में से जा रही हैं, और रास्ते में एक पुलिस लेडी जो है वो इन्हें रोकती है कि आगे रास्ता बंद है, आगे नहीं जाना आपने। और वहाँ पर एक इंसान जो है स्पीच दे रहा है, और वो क्या कहता है कि हमें जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही ना, उसके लिए हम एमएलए का घेराव करेंगे, हमारे एमएलए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। और दोनों बच्चे आपस में बातें करते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी शार्प है, कितनी तेज़ है, और मैंने इस इंसान को देखा है टीवी पर बोलते हुए। नाउ वी विल डिस्कस हु इज़ एन एमएलए। एमएलए होता कौन है। काफ़ी सारे नाम हमने पढ़े हैं, हमारे आसपास कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे नाम होते हैं। अब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये इलेक्ट करते हैं पीपल, हम लोग चुनते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव। ये कहाँ जाते हैं, फिर असेंबली में जाते हैं, और क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, ये फॉर्म द गवर्नमेंट। इन अवर टेक्स्ट बुक हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। देर आर 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जैसे हांसी जो है एक अलग सिटी है और यहाँ का एक अलग एमएलए बनता है, तो ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसी तरह हरियाणा के अंदर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हमारी टेक्स्ट बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और हर स्टेट के अंदर एक अलग असेंबली होती है। पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स ए मेंबर ऑफ असेंबली, एमएलए जिसे कहा जाता है, और ये सारे एमएलए मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट। अब जिस पार्टी के जितने एमएलए ज़्यादा होते हैं वो पार्टी क्या आती है, मेजॉरिटी के अंदर। जैसे 68 एमएलएज हैं, तो जिसके 34 से ज़्यादा आ जाएंगे वो पार्टी क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी, और वो क्या होगी, मेजॉरिटी में आई है इसलिए वो रूलिंग पार्टी बन रही है। और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके कम हैं, तो वो पार्टी क्या कहलाती है, अपोजिशन। अब हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनती है, सीट्स कितनी थी, 68, बीजेपी 144, दैट्स वाई इन मेजॉरिटी, क्योंकि ज़्यादा सीटें इनको मिली हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
तो ये पार्टी क्या बन जाएगी अब? अपोजिशन। बीजेपी रूलिंग पार्टी एंड आईएनसी अपोजिशन पार्टी। इलेक्शंस के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, अपना एक लीडर बनाते हैं, जो कौन बनता है बाद में? चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मिलती है उसे। श्री जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना, और उसके बाद बाकी के मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब असेंबली क्या है? जहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर इनके ऑफिसेज होते हैं, और ये लोग अलग अलग तरह की बातों के ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि स्टेट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशंस दी जानी चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए पीपल्स को। तो उन सब चीज़ों पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिबेट। फर्स्ट एमएलए, एक एमएलए खड़ा होता है, वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ पर, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, अखंड गांव, वहाँ पर 15 डेथ्स हो चुकी हैं डायरिया से, और गवर्नमेंट क्या कर रही है मुझे बताया जाए उसके बारे में। सेकंड एमएलए अपना क्वेश्चन राइज करता है कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी बैड सिचुएशन क्यों है, गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ्स इन द डिस्ट्रिक्ट, और डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट हो रहे हमारे यहाँ पर। थर्ड एमएलए, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि मेरे एरिया में पानी की दिक्कत है और 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आना पड़ता है। फोर्थ एमएलए, माई कलीग्स आर एग्जीग्रेटिंग द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो तो सही कदम उठा रही है। ओआरएस के पैकेट्स भी हमने बांटे हैं, लोगों की सेहत में सुधार करने के लिए हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर टैंकर्स भी दिए हैं हमने पानी की कमी को पूरा करने के लिए। फिफ्थ एमएलए, वी हैव पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कई सालों से हॉस्पिटल में स्टाफ अपॉइंट नहीं हुआ, और अगर कहीं पर डॉक्टर है तो वो क्या है, छुट्टी पे चला जाता है। सिक्स्थ एमएलए खड़ा होता है, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, कि ये लोग तो है ना हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं हमें, हम लोग तो पिछली सरकार का कूड़ा करकट उठा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है। इन दिस पिक्चर वी मे सी द एक्टिविटी इन द असेंबली, क्या होता है वहाँ पर। तो मेंबर्स क्या करते हैं, डिबेट्स करते हैं असेंबली के अंदर, एक्शन लिया जाता है उन चीज़ों के ऊपर, एंड एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो सारी किसके नाम पर होती है? सीएम के नाम पर, चीफ मिनिस्टर के नाम पर, जो ओवरऑल हेड है इनका, तो उसके नाम पर सारी फंक्शनिंग गवर्नमेंट करती है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क और गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। तो गवर्नमेंट से फंक्शनिंग मांगी जाती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, एमएलएज पूछते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप क्या कर रहे हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई हेल्थ मिनिस्टर्स के थ्रू, और वहाँ पे क्या बताया गया, पातालपुरम के अंदर जो कंडीशंस हैं वो सारी वहाँ पर बताई गई कि पातालपुरम में हम लोग क्या करने वाले हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे ये लोग गए और उन फैमिलीज से टच में आए जिन घरों के अंदर इंजर्स हुई थी या डेथ्स हुई थी, और कंपनसेशन अनाउंस किया जाता है उन फैमिलीज़ के लिए। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर एक एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट जो है मिनिस्टर देती है। चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टेक टू एक्शन, दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको दिए जाते हैं ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और हमारा मीडिया, न्यूज़पेपर्स जो हैं वो सब इन चीज़ों पर बातचीत करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या कैसे काम कर रही है। ये सभी डिपार्टमेंट्स जो भी काम करते हैं वो सारा कहाँ पे अप्रूव्ड होता है? वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। तो वो असेंबली के अंदर पहले अप्रूव्ड होता है।
Students, next chapter is chapter 4, growing up as boys and girls. Boy or girl is an important part of one's identity. Society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. तो हमें शुरू से बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कौन से गेम्स खेलने हैं, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीज़ें हमें बता दी जाती हैं. But the role of the woman which she play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. लेकिन लेडीज़ या गर्ल्स जो काम करती है ना, उसको कम आंका जाता है, उसको लेस वैल्यू किया जाता है बजाय कि बॉयज़ के या मेल कैटेगरी के. तो हमारी टेक्स्ट बुक में हमने 2 एग्जाम्पल्स किए थे यहाँ पर. ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s. समोआ क्या था? एक आइलैंड था जहाँ पर इस तरह की कंडीशंस देखी गई थी. पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये, सदर्न पार्ट में. इन 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स, समोआ सोसाइटी चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल. बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते जैसे हम लोग जाते हैं, हम अपने बच्चों को भेजते हैं, बल्कि वहाँ पर तो क्या करते हैं, उनसे घर का काम करवाना, छोटे भाई बहन की देखभाल करवाना, ये सारी चीज़ें उनसे करवाते हैं. एज सुन एज द बेबी could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. तो उनकी जिम्मेवारी क्या लगा दी जाती है? आप अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करोगे. About 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. और जब 9 साल के हो जाते हैं बच्चे तो उन्हें क्या कहा जाता है? बाहर भेजा जाता है फिशिंग करने के लिए या कोकोनट्स प्लांटिंग के लिए. और इसी तरह से गर्ल्स और बॉयज़ के साथ अलग अलग फंक्शनिंग जो है करने को देखी गई वहाँ पर. ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल हमने रीड किया था इसमें. उसमें क्या था? बॉयज़ और गर्ल्स के जो स्कूल्स हैं वो सेपरेट स्कूल्स हैं और दोनों के अंदर अलग अलग तरह की कंडीशन है. इन 1960 फ्रॉम क्लास 6th बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बॉयज़ स्कूल. दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल स्क्लेजन एंड सेफ्टी. तो गर्ल्स स्कूल क्या है? चारों तरफ से बंद है, सेफ है जहाँ पर वो. बट जो बॉयज़ का स्कूल है ना, वो क्या है? बिल्कुल ओपन, वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है. बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल. और इनका जो प्लेग्राउंड है वो बिल्कुल खुला है कि कभी भी ये गली में निकल जाते हैं, कभी भी घूमने चले जाते हैं, घर चले गया, फिर थोड़ी देर में वापस आ गया. और नैरो स्ट्रीट्स, गर्ल्स जब स्ट्रीट्स में जाती हैं तो वो क्या होती हैं? पर्पसफुल, किसी उद्देश्य की वजह से, ये कि ये या तो ज़रूरी काम की वजह से वो स्ट्रीट्स में गई हैं या वो स्कूल से घर जा रही हैं. बट बॉयज़ के लिए स्ट्रीट्स खेलने की एक जगह है जहाँ पर वो बाइसाइकिल चला रहे हैं या कुछ और गेम्स खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो करते हैं वहाँ पर. आवर सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड इट बिगिनस फ्रॉम ए वेरी यंग एज. जब हम छोटे होते हैं ना, तब से ही ये चीज़ें हमको सिखा देते हैं. सिंपल सी एक कंडीशन है, जब हमें टॉयज़ दिए जाते हैं तो लड़कों को क्या देते हैं? कार्स टू प्ले एंड गर्ल्स के लिए डॉल्स. बोथ टॉयज़ कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विद. हालांकि दोनों के साथ खेलने में उनको मज़ा आता है, लेकिन उनको क्या कहा जाता है कि आपको इस चीज़ के साथ खेलना है, आपको इसके साथ. हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, वट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ. तो ये सारी चीज़ें उनको शुरू से सिखा देते हैं. इन अवर सोसाइटी मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. दोनों को सेम स्टेटस नहीं दिया जाता और उनकी जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग है, उसको भी लेस वैल्यू किया जाता है. इन दिस लेसन वी हैड स्टडीड ए स्टोरी. एक स्टोरी हमने रीड आउट की थी यहाँ पे. माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माँ जो है ना वो कोई काम नहीं करती. तो यहाँ पर एक बच्ची जो है अपनी माँ से पूछती है कि आप हमारे साथ चलेंगी टूर पर.
बट वो क्या कहती है कि सोनाली, जो दूसरी लेडी है, हरमीत की मदर जो है, वो हमेशा टूर पर जाती है उनके साथ, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती, घर पे रहती है। बट तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, घर का काम करती हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। उन्हें क्या कहा जाता है कि आप लोग तो घर पे फ्री हैं, घर पे रहते हो, कोई काम थोड़ा ही करते हो, आप कोई जॉब थोड़ा ही कर रहे हैं आप। चाहे वो सारा दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करती हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर के लोगों की देखभाल करना, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेस वैल्यू किया जाता है। तो इसी चीज़ के ऊपर एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है इनका। और ये लेडी क्या कहती है कि जसप्रीत, वाई डू नॉट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज, कि क्यों ना आप एक दिन की छुट्टी ले लो और इनको सब सारी चीज़ें करने दो। इन्हें पता लग जाएगा कि घर के कामकाज होते हैं या नहीं होते, कौन करता है इनको। तो ये अगले दिन छुट्टी पे चली जाती हैं। और अगले दिन ये पर्सन्स उठते हैं, मिस्टर सिंह जो हैं, और क्या कहते हैं, नाश्ता, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। तो ये लेडी क्या कहती है कि मैं तो आज छुट्टी पे हूँ, स्ट्राइक पे हूँ, और हमारी जो काम वाली लेडी है मंगला, वो भी आज छुट्टी पर है। तभी बस का टाइम हो जाता है बच्चों का, और बच्चों के लंच बॉक्स जो है वो भी प्रिपेयर नहीं है, लंच बॉक्स प्रिपेयर नहीं है उनके। तो वो उन्हें कहता है मैं उस खाने के लिए आपको कुछ पैसे दे दूंगा। वापस आए तो आते ही इनको चाय चाहिए, लेकिन चाय नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी वाइफ स्ट्राइक पर है। और घर की जब हालत देखते हैं ये, तो क्या देखते हैं कि सारा घर बिखरा पड़ा है। तो अब इन्हें पता लगता है कि घर पर काम होते हैं, आज खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिली, घर की सफाई नहीं हुई। और तभी इनकी वाइफ ने क्या कहती है कि अभी तो एक चीज़ और है, चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं, उनके लिए इंतज़ाम भी करना है आपने चाय पानी का। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, elderly and sick members, lies with women. Women ये सारे काम करती है, बट सोसाइटी devalues दिस वर्क। लेकिन सोसाइटी इस काम को क्या करती है, नज़रअंदाज करती है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घर के अंदर काम करने वाले जो लेबर होती है, जो नौकर होते हैं। एक एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, मंगला नाम की एक लेडी है जो काफ़ी सारे घरों में काम करती है। वहाँ पर ये काम क्या करती है, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और एल्डरली, घर के लोगों की देखभाल करना। बट वेजेस आर वेरी लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि क्या कहा जाता है, घर का काम ही तो करना है, कोई और थोड़ी कर रहे हैं। तो उस वैल्यू को लेस वैल्यू किया जाता है। सारा दिन खाना बनाती हैं, काम करती हैं, लेकिन इसके बच्चों को प्रॉपर रोटी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। आई कुक द फूड द टू अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। तो अगर कभी ज़्यादा भूख लगी है ना, तो छिप करके खानी पड़ती है। चप्पल भी नहीं मिलती इन्हें पहनने के लिए, नंगे पाँव घूमना पड़ता है ठंड में। और मेम साहब कभी भी उनके काम से खुश नहीं होती। मैन और वुमेन के पेड और अनपेड वर्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कितने टाइम वो पेड वर्क करते हैं और कितना टाइम अनपेड। वुमेन्स जो हैं वो वीकली 23 आवर्स जो हैं पेड वर्क करती है, और मेंस जो हैं 38 आवर्स। और अनपेड वर्क जो है मैन करते हैं सिर्फ 2 आवर्स, एंड वुमेन पेड अनपेड वर्क 30 आवर्स। 30 घंटे जो हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ बदले में नहीं मिल रहा, जैसे कि घर का काम वो करती हैं। लेडीज़ को पहले घरों पर रखा जाता था, जॉब्स वगैरह की परमिशन नहीं होती थी क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कंडीशन दी गई, फीमेल्स को बराबर के अधिकार होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और उन्हें बच्चे साथ में ले जाने के लिए क्रच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities, कि जहाँ पर 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर क्रच फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो लोग एम्प्लॉय भी कर सकें
वर्किंग भी रह सकें और अपने बच्चों की केयर भी कर सकें. Okay, students, do revise the syllabus and keep preparation for your exams. Thank you.